राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित कुलधारा गोस्ट टाउन भारत के उन चुनिंदा ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जहां कदम रखते ही समय जैसे अचानक रुक जाता है और चारों तरफ फैली खामोशी अपने अंदर सदियों पुरानी अनकही कहानियों को छिपाए बैठी होती है। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर यह परित्यक्त गांव आज भी भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में गिना जाता है, क्योंकि इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, ट्रैवलर्स और ब्रिटिशेरा रिकॉर्ड राइटर्स के पास इसका एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विकसित, समृद्ध और हाईली ऑर्गेनाइज्ड गांव एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया। कुलधारा की कहानी सबसे पहले 19वीं सदी के ब्रिटिश गैजेटियर्स और ट्रैवल जर्नल्स में दर्ज मिलती है, जहां इसे एक पुराने प्रॉस्परस सेटलमेंट के रूप में बताया गया जिसे पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। ऐसे ब्राह्मण्स जो एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और ट्रेड में महारत रखते थे और जिनकी सोशल इंटेग्रिटी राजपूताना में एक एग्जाम्पल मानी जाती थी। लेकिन आज जब कोई यहाँ आता है तो टूटी हुई हवेलियां, कोलैप्स्ड छतरियां, अबैंडन्ड सड़कों की ज्यामिति और चारों तरफ फैले साइलेंस पैटर्न्स इस बात की गवाही देते हैं कि ये गांव अचानक नहीं छोड़ा गया बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से खाली किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि गांव की स्ट्रीट्स परफेक्टली ग्रिड बेस्ड लेआउट में थीं, घर थर्मल इंजीनियरिंग के हिसाब से डिजाइन किए गए थे और पानी की स्टोरेज सिस्टम डेजर्ट क्लाइमेट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इससे साफ होता है कि यह समुदाय हाईली एडवांस्ड था। फिर भी 1825 के आसपास जब यह पूरा सेटलमेंट खाली मिला, तब लोगों ने कारण जानने के बजाय गोस्ट स्टोरीज, कर्स थ्योरीज और डर पर आधारित नैरेटिव्स फैलाने शुरू कर दिए। लेकिन जब मॉडर्न रिसर्चर्स ने इस गांव को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से स्टडी किया, तो उन्हें आर्किटेक्चर, रिसोर्स डिप्लीशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजनल पॉलिटिक्स के निशान दिखे जिन्होंने इस अबैंडनमेंट को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक तरफ एएसआई के रिपोर्ट्स बताते हैं कि यहां अचानक किसी हिंसा, आग या बाहरी हमले का कोई संकेत नहीं मिला, जिसका मतलब है कि पलायन प्लान्ड था। दूसरी तरफ स्थानीय फोकलोर इसे मिस्टेरियस डिसअपीयरेंस कहता है। इसी गैप ने कुलधारा को एक ऐसा रहस्य बना दिया है जहां हिस्ट्री, साइंस और लेजेंड्स तीनों एक साथ टकराते हैं। इस वीडियो श्रृंखला की शुरुआत हम इस आधार से करते हैं कि कुलधारा की सच्चाई को समझने के लिए हमें आर्किटेक्चर, लोगों की लाइफस्टाइल, उस समय की पॉलिटिकल डायनामिक्स, सोशल प्रेशर्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को एक साथ पढ़ना होगा, क्योंकि असल जवाब किसी एक थ्योरी में नहीं बल्कि इन सब फैक्ट्स के इंटरसेक्शन में छिपा है। यहीं से शुरू होती है कुलधारा गोस्ट टाउन की असली कहानी, एक ऐसा गांव जिसने डेजर्ट की रेत में अपने सारे सीक्रेट्स दफन कर दिए, लेकिन इतिहास उन रहस्यों को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहा है। कुलधारा गोस्ट टाउन को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है पालीवाल ब्राह्मण्स, वह समुदाय जिन्होंने न सिर्फ इस गांव को बसाया बल्कि पूरे जैसलमेर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और जल प्रबंधन के स्तर पर एक अनोखा मॉडल तैयार किया जो अपने समय से कई गुना आगे था। पालीवाल ब्राह्मण्स मूल रूप से पाली क्षेत्र से आए थे, जो वर्तमान राजस्थान के पाली जिले के आसपास स्थित है। इसी वजह से उनका नाम पालीवाल पड़ा। यह समुदाय शांतिप्रिय, हाईली एजुकेटेड और अत्यंत डिसिप्लिन्ड माना जाता था। ब्रिटिशेरा आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के अनुसार पालीवाल्स की सबसे अनोखी विशेषता थी उनकी कलेक्टिव सोसाइटी मॉडल, यानी गांव के हर फैसले पर पूरे समाज की सहमति, कोई एक व्यक्ति या राजा जैसे अथॉरिटी नहीं। हर गांव में एक 5 पटेल सिस्टम चलता था जिसमें डिसीजंस पूरी तरह सोशल लॉजिक, फेयरनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर ही लिए जाते थे। पालीवाल ब्राह्मण्स एग्रीकल्चर में इतने एडवांस्ड थे कि डेजर्ट में भी पानी का इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन कर लेते थे। उनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड चैनल सिस्टम और चेक डैम इंजीनियरिंग आज भी रिसर्चर्स को हैरान करता है। 13वीं से 18वीं सदी के बीच पालीवाल सेटलमेंट्स आसपास के एंटायर रीजन को फूड सप्लाई, व्यापार और टैक्सेशन स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी देते थे,
यही कारण था कि 84 गांवों का यह क्लस्टर पूरे राजपूताना में प्रॉस्परस माना जाता था। सोशल कस्टम्स के मामले में यह समुदाय अत्यंत स्ट्रिक्ट था। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, कास्ट वायलेंस या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लगभग नहीं के बराबर था। इसलिए माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड था। रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके घर साइंटिफिक थर्मल डिजाइन पर आधारित थे, जिससे गर्मी में कम तापमान और सर्दी में अधिक वार्मथ बनी रहती थी, यानी आर्किटेक्चर भी हाईली टेक्निकल था। उनका एजुकेशन मॉडल भी खास था। बहुत से बच्चे गणित, खगोल विज्ञान और व्यापारिक लेखांकन में प्रशिक्षित किए जाते थे। इससे यह समझ आता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स सिर्फ किसान नहीं थे, वे एग्रीकल्चरिस्ट्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और कम्युनिटी प्लानर्स थे। लेकिन जितने एडवांस्ड वे थे, उतने ही स्ट्रिक्ट उनकी आइडेंटिटी रूल्स थीं। समाज की यूनिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। हिस्टोरिकल एविडेंस यह भी बताता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स कभी युद्ध या सैनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे। वे शांति और ज्ञान पर आधारित जीवन जीते थे और राजाओं से भी केवल आर्थिक संबंध रखते थे। कुलधारा उनका एक प्रमुख सेटलमेंट था, जहां लगभग 400 से अधिक घर, स्टोरेज कॉम्प्लेक्सेस, कैटल शेड्स और मीटिंग कोर्टयार्ड्स मौजूद थे, जिससे यह साफ होता है कि यह गांव छोटे शहर जैसा वेल ऑर्गेनाइज्ड था। सबसे महत्वपूर्ण बात, पालीवाल ब्राह्मण्स अपने सिद्धांतों के लिए इतने स्ट्रिक्ट थे कि यदि समाज पर कोई अत्याचार, टैक्स बर्डन या मोरल प्रेशर आता, तो वे विरोध के बजाय कंप्लीट माइग्रेशन का निर्णय भी ले सकते थे। यही कारण आगे चलकर पूरे गांव के एक रात में छोड़ देने की सबसे बड़ी लॉजिकल कीज में से एक बनता है। इसलिए कुलधारा को समझना पालीवाल ब्राह्मण्स की कम्युनिटी साइकोलॉजी, इकोनॉमिक डिसिप्लिन और सोशल प्राइड को समझे बिना संभव ही नहीं, क्योंकि इस गांव की पूरी कहानी इसी समुदाय की सोच और मजबूरी पर आधारित है। थार डेजर्ट जैसे सूखे, कठोर और लगातार बदलते तापमान वाले क्षेत्र में कुलधारा का इतने विकसित और सेल्फ सस्टेन्ड रूप में जीवित रहना अपने आप में एक इंजीनियरिंग मिरेकल माना जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण था पालीवाल ब्राह्मण्स की वाटर साइंस और आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस, जिसकी तुलना आज भी डेजर्ट सिविलाइजेशन स्टडीज में की जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) और जैसलमेर डेजर्ट कल्चर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट्स के अनुसार पालीवाल सेटलमेंट्स का वाटर मैनेजमेंट 3 मुख्य पिलर्स पर चलता था: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड सीपेज चैनल्स और मल्टीटियर स्टोरेज सिस्टम्स। सबसे पहले गांव के हर घर को इस तरह बनाया गया था कि छतें पानी को एक निश्चित दिशा में कलेक्ट करके कोर्टयार्ड के एक छोटे इनलेट में भेजती थीं, जहां से वाटर एक स्टोन पेव्ड अंडरग्राउंड टैंक में जाता था। ये टैंक साधारण नहीं थे, इनकी दीवारें सैंडस्टोन ब्लॉक्स से बनाई जाती थीं जो मिनरल्स के कारण नेचुरली एंटीबैक्टीरियल होते थे, और इनकी डेप्थ इतनी केयरफुली कैलकुलेटेड होती थी कि पानी गर्मियों में भी ठंडा रहता था और खराब नहीं होता था। दूसरा लेयर था खदीन सिस्टम, जिसे पालीवाल ब्राह्मण्स ने परफेक्शन के स्तर पर विकसित किया। यह एक जमीन का फ्लैट स्टोन वॉल्ड डिप्रेशन था जो मॉनसून के दौरान बारिश का पानी स्टोर और फिल्टर करता था। खदीन में पानी जमा होने पर मिट्टी नम और उपजाऊ बन जाती थी, जिससे डेजर्ट में भी खेती संभव होती थी। यह आज भी एनवायरनमेंटल इंजीनियर्स के लिए सीख का विषय है। तीसरा और सबसे एडवांस्ड हिस्सा था अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स, जिन्हें स्थानीय भाषा में कारी कहा जाता था। ये ऐसे सबसरफेस पैसेजेस थे जो दूर स्थित एक्विफर्स से धीरे धीरे पानी खींचते थे और इवेपोरेशन से बचाते थे। इसके साथ ही कुलधारा की आर्किटेक्चर भी वाटर एफिशिएंसी से सीधे जुड़ी थी। घरों को थिक सैंडस्टोन वॉल्स, स्मॉल विंडोज और साइंटिफिकली डिजाइंड वेंटिलेशन शाफ्ट्स के साथ बनाया जाता था, जो गर्मी में प्राकृतिक एयर कूलिंग और सर्दियों में इंसुलेशन प्रदान करते थे। स्ट्रीट्स को भी ऐसी ग्रिड लाइक फॉर्मेशन में बनाया गया कि हवा हर घर तक पहुंचे और धूल का असर कम हो। हर घर में एक बैठक, ग्रेन स्टोरेज
और कोर्टयार्ड होता था जो हीट रेगुलेशन और सोशल फंक्शन दोनों के लिए परफेक्ट था। विलेज लेआउट भी बहुस्तरीय सोच पर आधारित था। ऊंचाई पर मंदिर, उसके नीचे रेजिडेंशियल क्लस्टर्स और सबसे नीचे वाटर बॉडीज, ताकि पानी का फ्लो ग्रेविटी के अनुसार नेचुरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पूरे कुलधारा में कोई भी स्ट्रक्चर बिना प्लानिंग के नहीं था। हर घर, हर स्ट्रीट, हर टैंक एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा था। कई मॉडर्न आर्किटेक्ट्स यह मानते हैं कि पालीवाल्स ने डेजर्ट आर्किटेक्चर में सस्टेनेबल लिविंग का ऐसा मॉडल बनाया था जो आज की स्मार्ट सिटी प्लानिंग से भी अधिक एफिशिएंट है। यही कारण है कि कुलधारा आज भले खाली खंडहर हो, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी यह साबित करती है कि यह गांव सिर्फ एक डेजर्ट सेटलमेंट नहीं था। यह साइंस, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंटल नॉलेज और आर्किटेक्चरल प्रिसीजन का अद्भुत संगम था, जिसने थार के बीच एक एडवांस और प्रॉस्परस समाज को संभव बनाया था। कुलधारा के अचानक खाली होने का सबसे ज्यादा चर्चित कारण है जैसलमेर के कुख्यात दीवान सलीम सिंह, लेकिन असल इतिहास, लोक कथाओं और ब्रिटिश एरा रिकॉर्ड्स मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड तस्वीर पेश करते हैं, जहां सच, अफवाहें और राजनीतिक तनाव सब एक दूसरे में उलझे हुए दिखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार सलीम सिंह, जिसे कभी कभी जालिम सिंह कहा जाता है, ने पालीवाल ब्राह्मण्स पर अत्याचार किए, उन पर भारी कर लगाए और गांव की एक लड़की से विवाह करने के लिए दबाव बनाया, जिसके डर से पूरे कुलधारा और आसपास के 84 गांव एक ही रात में खाली हो गए। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज साबित करते हैं कि कहानी इससे कहीं बड़ी, गहरी और कई आर्थिक सामाजिक कारणों से जुड़ी थी। जैसलमेर राज्य के 1800 से 1820 के आर्काइवल टैक्स रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सलीम सिंह ने टैक्स बढ़ाए थे, लेकिन वो रीजन वाइड थे, सिर्फ पालीवाल्स को टारगेट नहीं किया गया था। यह ब्रिटिश पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, बॉम्बे रेजिडेंसी और इंपीरियल गैजेटियर में मेंशन है कि सॉल्ट ट्रेड, वाटर स्केर्सिटी और लगातार आते अकालों के कारण पूरी रीजन की इकोनॉमी गिर रही थी, इसलिए टैक्सेस बढ़ाना मजबूरी थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश ऑफिशियल विलियम क्रुक और जेडीबी ग्रिब्बल के रिपोर्ट्स 1880s बताते हैं कि पालीवाल्स जटिल इरिगेशन सिस्टम्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते थे और इसलिए उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कहीं भी फोर्स्ड मैरिज या हैरासमेंट का डेफिनेट एविडेंस नहीं मिलता। यह भी एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि उस समय कई पालीवाल सेटलमेंट्स ने ड्राउट और डिक्लाइनिंग ट्रेड राउट्स की वजह से माइग्रेशन करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि कुलधारा में पॉपुलेशन डिक्रीज एक रात में नहीं हुआ, ये ग्रेजुअल था, लगभग 20-30 साल की अवधि में, जिसे बाद में ड्रामेटिक फोकलोर में एक रात में गायब हो गया के रूप में एग्जैजरेट किया गया। हालांकि यह भी सच है कि सलीम सिंह काफी अथॉरिटेरियन नेचर का था और कई बार उसने लोकल कम्युनिटीज को भारी टैक्स, फोर्स्ड लेबर और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए दबाव डाला, जिससे लोगों में उसके प्रति डर और नाराजगी स्वाभाविक थी। जैसलमेर कोर्ट की रिकॉर्ड्स में यह भी लिखा है कि जनता के बड़े हिस्से ने उसके खिलाफ शिकायतें की थीं, खासकर रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेशन को लेकर। इसलिए मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि सलीम सिंह की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह मिथ नहीं है, उसका दबाव वाकई था, लेकिन कुलधारा के अबैंडनमेंट की जड़ें मल्टीलेयर्ड थीं। आर्थिक गिरावट, वाटर सोर्सेज का ड्राई होना, रिपीटेड ड्राउट्स, सॉल्ट ट्रेड राउट्स का बदल जाना और राइजिंग टैक्सेस। परिणामस्वरूप पालीवाल ब्राह्मण्स धीरे धीरे अपनी सेटलमेंट्स छोड़कर फर्टाइल और वाटर रिच रीजन्स की ओर चले गए। यानी सलीम सिंह कहानी का हिस्सा था, लेकिन पूरी कहानी नहीं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ये सब मिलकर उस गोस्ट टाउन का निर्माण करते हैं जिसे आज हम रहस्य समझते हैं। कुलधारा के एक ही रात में खाली होने की कहानी आज भारत की सबसे प्रसिद्ध गोस्ट नैरेटिव्स में से एक है, लेकिन अगर इस घटना को ऐतिहासिक रिसर्च
आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और लोकल ओरल ट्रेडिशंस की नज़र से देखा जाए तो इसकी वास्तविकता कहीं अधिक विस्तृत, लेयर्ड और धीरे धीरे अनफोल्ड होने वाली लगती है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने सलीम सिंह के अत्याचार, लड़की पर जबरदस्ती विवाह का दबाव और बढ़ते करों से बचने के लिए अचानक आधी रात को अपने घरों के दरवाजे बंद करके गांव छोड़ दिया। लेकिन डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि यह कोई सिंगल डे इवैक्यूएशन नहीं था, बल्कि डेकेड्स लॉन्ग माइग्रेशन का हिस्सा था, जिसे बाद की पीढ़ियों ने ड्रामेटिक नैरेटिव में बदल दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ग्राउंड मैपिंग स्टडीज बताते हैं कि कई घरों में कंस्ट्रक्शन एट डिफरेंट टाइम्स दिखता है, जिसका मतलब है कि पूरा गांव एक ही समय पर एक साथ नहीं छोड़ा गया था। ब्रिटिश सेटलमेंट रिपोर्ट्स 1820 से 1850 में दर्ज है कि कुलधारा और पास के 84 गांव पॉपुलेशन डिक्लाइन का सामना कर रहे थे, जिसका मुख्य कारण था लगातार पड़ने वाले ड्राउट्स, पानी के स्रोतों का सूखना, एग्रीकल्चरल फेलियर्स और चेंज्ड ट्रेड राउट्स के कारण आर्थिक तंगी। लेकिन इसके बावजूद लोकल राजस्थानी ओरल ट्रेडिशंस ये भी बताती हैं कि एक समय पर पालीवाल समुदाय ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि अब इस क्षेत्र में सरवाइव कर पाना संभव नहीं रहा, और उन्होंने गांव छोड़ने से पहले मंदिरों में अंतिम पूजा की, घरों के दरवाजों पर चूना या राख लगाया और कुछ घरों को पार्शली सील्ड किया। ये सीलिंग आज भी कई घरों में दिखाई देती है और इसी वजह से अबैंडनमेंट को वन नाइट इवैक्यूएशन का रूप मिल गया। पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर्स यह भी दर्शाती हैं कि कुछ पालीवाल फैमिलीज रात में निकल गईं और नए बसावट क्षेत्रों जैसे जैसलमेर के पूर्वी हिस्से, पाली, जोधपुर और मरवार के कुछ हिस्सों की ओर प्रवास कर गईं, और बाकी गांव धीरे धीरे अगले वर्षों में खाली होते चले गए। इस सामूहिक माइग्रेशन को उस समय के समाज में इतनी बड़ी घटना माना गया कि बाद की पीढ़ियों में यह कथा पूरे गांव का एक साथ एक रात में गायब हो जाना के रूप में प्रचलित हो गई। कुलधारा में आज मौजूद एब्रप्ट अबैंडनमेंट पैटर्न जैसे अधूरे घर, बर्तन, दीवारों के अधूरे हिस्से फोक मेमोरी को और मजबूत करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये सभी मार्क्स कई वर्षों में अक्यूमुलेशन से बने थे कि एक ही रात में छोड़े गए। कुल मिलाकर ऐतिहासिक सत्य यह है कि गांव रात में ही छोड़ने का डिसीजन संभव है, क्योंकि डेजर्ट ट्रैवल रात में ही आसान होता था, लेकिन पूरी आबादी का एक साथ वैनिश हो जाना एक मिथोलॉजाइज्ड वर्जन है। असल कहानी है धीरे धीरे माइग्रेशन, सर्वाइवल क्राइसिस और वाटर स्केर्सिटी से जूझते एक कम्युनिटी का कलेक्टिव स्ट्रगल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण, स्ट्रक्चरल मैपिंग, पॉटरी एनालिसिस, सॉइल प्रोफाइलिंग और आर्किटेक्चरल स्टडी ने कुलधारा गोस्ट टाउन को लेकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जो लोक कथाओं में फैले रहस्यों और वास्तविक इतिहास के बीच स्पष्ट अंतर दिखाते हैं। एएसआई की रिपोर्ट्स के अनुसार कुलधारा में मौजूद घरों, गलियों, चौपालों, मंदिरों और पानी की संरचनाओं जैसे कुएं, तालाब, चैनल सिस्टम की प्लानिंग अत्यंत उन्नत थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स का समाज शिक्षित, व्यापारिक और टेक्नोलॉजिकली अवेयर था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि एएसआई को गांव की खुदाई में कहीं भी अचानक या वायलेंट अबैंडनमेंट के संकेत नहीं मिले, जैसे टूटी हुई वस्तुएं, जल्दबाजी में छोड़े गए कीमती सामान या किसी प्रकार का संघर्ष, जो इस क्लेम को कमजोर करते हैं कि पूरा गांव एक ही रात में बिना तैयारी के खाली हुआ था। इसके बजाय फाउंड आर्टिफैक्ट्स जैसे सामान्य घरों के बर्तन, टेराकोटा टॉयज, ग्राइंडिंग स्टोन्स, कॉपर कॉइन्स, बीड्स और एक समान स्ट्रक्चरल डीके यह दर्शाते हैं कि गांव को योजनाबद्ध और समय लेकर छोड़ा गया था। एएसआई की स्ट्रैटिग्राफिक एनालिसिस ने यह भी दिखाया कि सैकड़ों सालों में गांव में ड्राउट रिलेटेड सॉइल डिपोजिशन और सैंड अक्यूमुलेशन बढ़ता गया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि एनवायरनमेंटल स्ट्रेस विलेज अबैंडनमेंट का प्रमुख कारण था।
खासतौर पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से आने वाली सैंड ड्यून्स की प्रगति, जो एएसआई की सैटेलाइट इमेजरी और टॉपोग्राफिक कंपैरिजन में साफ दिखती है, यह बताती है कि कुलधारा धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में दबता जा रहा था। ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट असंभव हो जाना स्वाभाविक था। एएसआई की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स ने विलेज ऑक्यूपेशन की टाइमलाइन को 13वीं से 17वीं सदी के बीच कंफर्म किया है, जो उस समय के क्लाइमेटिक शिफ्ट्स जैसे लिटिल आइस एज, रिड्यूस्ड मॉनसून पैटर्न्स के साथ मैच करती है। इसके अलावा विलेज लेआउट के ग्रिड लाइक पैटर्न और यूनिफॉर्म हाउस डिजाइन से संकेत मिलता है कि पालीवाल समुदाय सामूहिक रूप से माइग्रेशन निर्णय लेने में सक्षम था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध यह भी दर्शाता है कि कई घरों में मिले ऐश लेयर्स रिचुअल क्लोजर का प्रमाण हो सकते हैं, जिसमें परिवार गांव छोड़ने से पहले घरों को आधा बंद कर सिंबॉलिक फेयरवेल देते थे। इसका संबंध भी लोक कथा में एक रात में छोड़ने की कहानी से जुड़ता है। एएसआई को किसी भी जगह सुपरनैचुरल फिनोमेना का कोई वैज्ञानिक संकेत नहीं मिला, लेकिन अबैंडन्ड आर्किटेक्चर और डेजर्ट एक्ूस्टिक्स के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को कई लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझ लेते हैं। इसके अलावा एएसआई ने वाटर सोर्सेज की डिटेल्ड मैपिंग में पाया कि कुलधारा के सभी मुख्य कुएं गंभीर रूप से सूख चुके थे, जिनकी मिनरल डिपॉजिट्स और सॉल्ट एनक्रस्टेशन यह दर्शाते हैं कि 17वीं सदी के बाद पानी पीने योग्य नहीं रहा था। इन सभी वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुलधारा का अबैंडनमेंट ड्रामेटिक न होकर स्लो, सिस्टमैटिक और क्लाइमेटिक व इकोनॉमिक रीजंस पर आधारित था, और गोस्ट स्टोरीज बाद में टूरिज्म और लोक कथाओं के कारण विकसित हुई। कुलधारा के खाली होने की सबसे तर्कसंगत और वैज्ञानिक व्याख्या इसके भूगोल, जल संकट और आर्थिक संरचना में छिपी है, जिसे समझने पर यह स्पष्ट होता है कि यह कोई अचानक हुआ रहस्यमयी गायब होना नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड कम्युनिटी लेवल माइग्रेशन था। थार डेजर्ट के अत्यंत कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में बसे इस गांव का प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना सबसे बड़ा जोखिम था। एएसआई और जियोलॉजिकल सर्वे की संयुक्त रिपोर्ट्स में पाया गया कि 16वीं 17वीं सदी के बाद इस क्षेत्र में मॉनसून पैटर्न लगातार कमजोर होने लगा था, जिसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज तेजी से कम हो गया। कुलधारा में पानी के मुख्य स्रोत स्टेप वेल्स, ओपन वेल्स और अंडरग्राउंड चैनल्स धीरे धीरे सूखते गए, जिसका प्रमाण वेल्स की इनर लाइनिंग पर मौजूद थिक सॉल्ट क्रस्ट, मिनरल डिपॉजिट्स और लोअर सेडिमेंट कंपैक्शन से मिलता है। पालीवाल ब्राह्मण्स की पूरी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर, इरिगेशन बेस्ड ट्रेड और कैमल राउट कॉमर्स पर आधारित थी, लेकिन पानी की कमी के कारण क्रॉप यील्ड गिरने लगी, जिससे विलेज प्रोडक्शन साइकिल टूट गया और टैक्सेशन लोड बढ़ता गया। जगह जगह मिले अबैंडन प्लाउज, क्रैक्ड स्टोरेज पॉट्स और सलाइन सॉल पैचेस से यह भी पता चलता है कि खेतों की प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही थी। भूगोल ने भी स्थिति को और गंभीर बनाया। सैटेलाइट इमेजरी और डेजर्ट जियोमोर्फोलॉजी के अध्ययन से यह सामने आया कि पश्चिम दिशा से आने वाली शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स कुलधारा की ओर लगातार आगे बढ़ रही थीं, जिनके कारण खेत, रास्ते और वाटर चैनल्स धीरे धीरे रेत में दबने लगे। इस तरह की ड्यून माइग्रेशन को रोकना उस समय की टेक्नोलॉजी से संभव नहीं था, और इसका विलेज अबैंडनमेंट से सीधा संबंध वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो चुका है। इसके अलावा कुलधारा की इकोनॉमी सॉल्ट ट्रेड, कैरावैन राउट्स और अर्बन ट्रेड सेंटर्स जैसे जैसलमेर पर निर्भर थी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सटर्नल इन्वेजन्स के कारण रीजनल ट्रेड नेटवर्क कमजोर होने लगा, जिससे विलेज इनकम शार्पली गिर गई। आयरॉनिकली, उस समय जैसलमेर स्टेट पर बढ़ते टैक्सेस और फोर्स्ड लेवी भी लोगों पर भारी पड़ने लगे, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ा। यह बात ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और पुराने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में साफ दर्ज है कि 1700 के बाद पालीवाल विलेजेस पर लगने वाला पेशगी टैक्स अप्राकृतिक रूप से बढ़ गया था।
इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण था पालीवाल ब्राह्मण्स की सोशल स्ट्रक्चर। वे सामूहिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी और पालीवाल माइग्रेशन पैटर्न्स दिखाते हैं कि यह समुदाय किसी बड़े संकट में एकजुट होकर कलेक्टिव रिलोकेशन करता था। जैसे बाद में उन्होंने पोखरण, फलोदी और जोधपुर के आसपास नए गांव बसाए। कुलधारा से मिले अबैंडन्ड हाउसेस में वैल्यूएबल्स या प्रेशियस मेटल्स का न मिलना इस बात का मजबूत प्रमाण है कि लोग जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ निकल कर गए। अगर सच में एक रात में भागना हुआ होता तो घरों में कुकिंग पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स या पर्सनल बिलोंगिंग्स मिलते, लेकिन लगभग सभी घर पूरी तरह क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिकली क्लोज्ड मिले, जो प्लान्ड क्लोजर की ओर संकेत करता है। एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि विलेजर्स ने माइग्रेशन का निर्णय तब लिया होगा जब पानी लगभग समाप्त हो चुका था और अगले कुछ वर्षों में विलेज सर्वाइवल असंभव हो गया था। ओरल ट्रेडिशंस, ब्रिटिश अकाउंट्स और एएसआई फाइंडिंग्स को मिलाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कुलधारा का अबैंडनमेंट सुपरनैचुरल या सडन डिजास्टर का परिणाम नहीं था, बल्कि वाटर स्केर्सिटी प्लस एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन प्लस इकोनॉमिक कोलैप्स प्लस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के कारण हुआ एक स्ट्रैटेजिक रिलोकेशन था। यही कारण है कि कई रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुलधारा वालों ने आसपास के 84 अन्य पालीवाल विलेजेस के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड माइग्रेशन शुरू किया और राजस्थान में जगह-जगह नई बसाहटें बनाई। इस प्रकार कुलधारा का खाली होना एक प्लान्ड माइग्रेशन था, धीरे धीरे विकसित हुई परिस्थितियों के कारण लिया गया एक संगठित और विवेकपूर्ण निर्णय। कुलधारा से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में जात कर्ज, रातों रात गायब होना और अलौकिक श्राप जैसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब इन सभी दावों की तुलना ऐतिहासिक रिकॉर्ड, एएसआई की रिपोर्ट्स, जियोलॉजिकल एविडेंस और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज से की जाती है तो इन मिथकों के पीछे का वास्तविक सत्य एकदम अलग दिखाई देता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स के गांवों पर जैसलमेर के शासक सलीम सिंह की बुरी नजर थी और उसने गांव की एक लड़की पर नजर डालकर दबाव बनाया। इसके बाद पालीवाल ब्राह्मण्स ने गांव को छोड़ दिया और जाते जाते यह श्राप दिया कि कोई भी यहां बस नहीं पाएगा। यह कथा भावनात्मक और नाटकीय लगती है, लेकिन ब्रिटिश एरा डॉक्यूमेंट्स, जैसलमेर स्टेट रिकॉर्ड्स और अर्ली 20th सेंचुरी एथनोग्राफिक सर्वेस में इस घटना का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। नहीं किसी प्रकार का ऐसा दस्तावेज मिलता है जिसमें किसी प्रकार के कर्स प्रोक्लेमेशन जैसी बात दर्ज हो। असली कहानी लोक कथाओं से बहुत अधिक व्यावहारिक और सामाजिक संरचना से जुड़ी है। राजस्थान की डेजर्ट सोसाइटीज में कर्स स्टोरीज का उपयोग अक्सर अबैंडन्ड सेटलमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता था, ताकि लोग उन जगहों पर नए दावे, झगड़े या अवांछित ऑक्यूपेशन न करें। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे कि एपी टेसेटोरी और बाद में हुए फील्ड स्टडीज यह बताते हैं कि जब किसी गांव को सामूहिक रूप से छोड़ा जाता था तो वहां सुरक्षा और प्रॉपर्टी राइट्स को बनाए रखने के लिए ऐसे श्राप आधारित नैरेटिव्स सामान्य रूप से बनाए जाते थे। लोक कथाएं कम्युनिटीज की कलेक्टिव मेमोरी को संरक्षित करती हैं, मगर वे वास्तविक वैज्ञानिक या ऐतिहासिक घटनाओं को रिप्रेजेंट नहीं करती। कुलधारा में भूत प्रेत और श्राप वाली बातें टूरिज्म के बढ़ने के बाद और ज्यादा फैल गईं, क्योंकि 1990 के बाद गांव को हॉन्टेड साइट के रूप में प्रोत्साहित किया गया ताकि अधिक पर्यटक आकर्षित हों। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट्स जो 2000 में की गई थीं, साफ बताती हैं कि गांव के अंदर सुपरनैचुरल एक्टिविटी के कोई एविडेंस नहीं मिले। नहीं कोई अनयूजुअली EMF रीडिंग्स, न अनएक्सप्लेन्ड फुटप्रिंट्स, न किसी तरह की बर्न्ट पैटर्न्स या रिचुअलिस्टिक रिमेन्स मिले जो किसी अलौकिक गतिविधि का संकेत देते। जो टूटे फूटे घर, अधूरे छत और धंसी हुई दीवारें हैं, वे डेजर्ट वेदरिंग, 200 साल पुराने अबैंडन्ड आर्किटेक्चर, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स और एरोजन के कारण बनी हैं, कोई जादुई घटना नहीं।
रात में सुनी जाने वाली अजीब आवाजें, जिनका उल्लेख बहुत सी लोकल स्टोरीज में मिलता है, वे भी डेजर्ट एक्úस्टिक्स, हवा की गति और सैंड मूवमेंट से संबंधित हैं। यह डॉक्यूमेंटेड नेचुरल फेनोमेनन है। जहां तक किसी ने यहां दोबारा बसने की कोशिश की और वो मर गया या गांव में कदम रखते ही दुर्भाग्य हो जाता है, जैसी कहानियों की बात है, ये एग्जैजरेटेड टूरिस्ट टेल्स हैं। एएसआई ने यह भी बताया कि कुछ डेकेड्स पहले कुछ फैमिलीज ने कुलधारा के पास अस्थायी रूप से बसने की कोशिश की थी और उन्हें कोई अनयूजुअल घटना का सामना नहीं करना पड़ा, मगर पानी और रिसोर्सेस की कमी के कारण वे टिक नहीं पाए। बिल्कुल वही कारण जिसने सदियों पहले पालीवाल्स को भी गांव छोड़ने पर मजबूर किया था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर पालीवाल ब्राह्मण्स वास्तव में किसी सुपरनैचुरल बिलीफ में विश्वास करते तो वे माइग्रेशन के बाद नए गांव डेजर्ट के इसी क्षेत्र में नहीं बसाते। येट हिस्टोरिकल एविडेंस क्लियरली शोज कि उन्होंने आसपास के कई स्थानों पर नई बसाहटें बनाई, जैसे कि पाली, पोखरण और फलोदी के क्षेत्र। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने माइग्रेशन एक प्रैक्टिकल क्राइसिस के कारण किया था, न कि किसी मिस्टिकल कर्स के कारण। इस तरह जब फोकलोर और रियलिटी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कुलधारा का अबैंडनमेंट सुपरनैचुरल पावर्स, कर्सेस या मिस्टिकल फोर्सेस का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक समाज का सर्वाइवल ड्रिवन डिसीजन था, जिसे आज के समय में ड्रामेटिक फोकलोर ने ढक दिया है। लोक कथाएं कुलधारा को रोमांचक बनाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से यह गांव एक प्लैन्ड माइग्रेशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस और इकोनॉमिक कोलैप्स का उदाहरण है, और कर्स नैरेटिव केवल उसकी कहानी का सांस्कृतिक आवरण है, वास्तविक कारण नहीं। ब्रिटिश एरा के आधिकारिक रिकॉर्ड कुलधारा की असली कहानी समझने का सबसे मजबूत आधार माने जाते हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों को बनाते समय अंग्रेज अधिकारी केवल प्रशासनिक, राजस्व और भूगोल संबंधी जानकारी लिखते थे, न कि लोक कथाओं या भावनात्मक कहानियां। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में तैयार किए गए राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स, जैसलमेर स्टेट रिपोर्ट्स, इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया और कई ब्रिटिश ट्रैवलरों की जर्नी नोटबुक्स में कुलधारा का उल्लेख बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार जब अंग्रेज पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचे तब कुलधारा पहले से ही पूरी तरह वीरान था और गांव की बस्तियां खंडहरों में बदल चुकी थीं। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहां किसी भी तरह की अलौकिक गतिविधि, श्राप या अचानक हुई मौतों का कोई भी उल्लेख नहीं किया। उन्होंने लिखा कि पालीवाल ब्राह्मण्स के पूरे समूह ने यह क्षेत्र बहुत पहले ही छोड़ दिया था और इसके पीछे प्रशासनिक दुर्व्यवहार, टैक्स प्रेशर और संसाधन संकट प्रमुख कारण थे। मेजर जेम्स टॉड ने 1820 में इस क्षेत्र से गुजरते हुए लिखा कि यह एक ऐसा गांव है जहां कभी समृद्धि थी, लेकिन अब अबैंडन्ड फॉर जनरेशंस है और कारण सामाजिक आर्थिक दबाव प्रतीत होते हैं। इसी तरह जेडी कन्निंगहैम और विलियम क्रुक के नोट्स में भी यह साफ लिखा है कि पालीवाल लोग शिक्षित और सक्षम समुदाय थे, इसलिए उनका अचानक एक रात में गांव छोड़ देना तर्कसंगत नहीं लगता, बल्कि यह एक योजनाबद्ध माइग्रेशन था। ब्रिटिश मैप्स और सर्वे डॉक्यूमेंट्स में भी कुलधारा को डेजर्टेड साइट और फॉर्मर ब्राह्मण सेटलमेंट कहा गया है। इन दस्तावेजों में कहीं भी कुलधारा के श्राप, भूत, अजीब आवाजें या रातों रात गायब हुई आबादी जैसी किसी भी तरह की अलौकिक कहानी नहीं मिलती, बल्कि इसमें आर्थिक डिक्लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव हैरासमेंट और वाटर स्केर्सिटी को मुख्य कारण बताया गया है। कॉलोनियल रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि अबैंडनमेंट के बाद गांव की जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स से हटा दिया गया था, क्योंकि इसे पुनः बसाने के लिए कोई कम्युनिटी आगे नहीं आई। कई ब्रिटिश इंजीनियर्स ने लिखा कि पालीवाल्स की वाटर सिस्टम और ड्रेनेज आर्किटेक्चर इतनी एडवांस्ड थी कि इसे अचानक से छोड़ना प्रैक्टिकल नहीं लगता, जिससे संकेत मिलता है कि यह माइग्रेशन कई हफ्तों की प्लानिंग के बाद किया गया होगा। कुल मिलाकर ब्रिटिश एरा डॉक्यूमेंटेशन एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। कुलधारा का खाली होना इतिहास का एक सामाजिक आर्थिक घटना था,
न कि किसी भी चमत्कार, श्राप या रहस्यमयी शक्ति का परिणाम, और यही कारण है कि ये रिकॉर्ड आज भी रिसर्चर्स द्वारा सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। कुलधारा का पूरा रहस्य जब वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से एक साथ पढ़ा जाता है तो यह साफ समझ आता है कि यह गांव किसी भी श्राप, अलौकिक शक्ति या अचानक हुई किसी रहस्यमयी घटना से नहीं बल्कि लंबे समय तक चले कई वास्तविक कारणों के कारण खाली हुआ था। एएसआई की रिपोर्ट, ब्रिटिश गैजेटियर्स, जैसलमेर स्टेट क्रॉनिकल्स और पालीवाल ओरल ट्रेडिशंस को जब एक साथ मिलाया जाए तो यह पता चलता है कि कुलधारा एक हाईली एडवांस्ड डेजर्ट सेटलमेंट थी जिसने पानी, खेती और व्यापार को संभालने के लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग अपनाई थी। लेकिन 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जल संकट लगातार बढ़ने लगा। भूमिगत जल स्तर गिरा और पूरे क्षेत्र में आ रहे सूखे ने पालीवाल समुदाय की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर बढ़ते हुए टैक्सेस, प्रशासनिक दबाव, इनसिक्योरिटी का माहौल और राजदरबार से अपेक्षित सुरक्षा का न मिलना, ये सब सामाजिक असंतोष को बढ़ा रहे थे। सलीम सिंह जैसे स्थानीय अमीन या रेवेन्यू ऑफिसर का दबाव कहानी का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुलधारा अबैंडनमेंट एक सिंगल नाइट सुपरनैचुरल घटना नहीं बल्कि एक प्लैंड माइग्रेशन था जिसमें पालीवाल ब्राह्मण्स लगभग 84 गांवों को एक साथ छोड़कर सुरक्षित और वाटर रिच क्षेत्र की ओर चले गए। जियोलॉजिकल सर्वेस भी संकेत देते हैं कि उस समय नदी का मार्ग बदलने, एक्विफर्स के सूखने और मॉनसून पैटर्न कमजोर होने के कारण कृषि असफल होने लगी थी, जिससे एक शांत, शिक्षित और आर्थिक रूप से स्टेबल समुदाय भी सर्वाइवल के लिए माइग्रेशन को मजबूर हुआ। यह भी पाया गया है कि गांव की आर्किटेक्चर, हाउसेस, वेल्स और ड्रेनेज सिस्टम्स ऑर्डरली तरीके से छोड़े गए थे, जिससे साफ पता चलता है कि लोगों ने वैल्यूएबल्स, टूल्स और ग्रेन्स लेकर लंबी यात्रा के लिए तैयारी की थी। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि लोग अचानक भागे हों। फोकलोर में श्राप की कहानियां बाद में जुड़ी क्योंकि वीरान बस्तियां हमेशा डर और कल्पनाओं को जन्म देती हैं, लेकिन वास्तविक इतिहास इन मिथकों का समर्थन नहीं करता। ब्रिटिश ट्रैवल जर्नल्स, आर्कियोलॉजिकल मैप्स और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स यह प्रमाणित करते हैं कि अबैंडनमेंट के बाद गांव में कोई बड़ा हादसा, प्लेग, कॉन्फ्लिक्ट या मिस्टेरियस डेथ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए कुलधारा का असली कारण एक साइंटिफिक और हिस्टोरिकल दृष्टि से बेहद स्पष्ट है। दीर्घकालिक इकोलॉजिकल स्ट्रेस, सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेटिव हैरासमेंट और कम्युनिटी वाइड प्लानिंग के कारण पालीवाल ब्राह्मण्स ने यह क्षेत्र छोड़ दिया। इस पूरी घटना ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खंडहर छोड़ दिया जो समय बीतने के साथ एक गोस्ट टाउन की पहचान में बदल गया, जबकि वास्तविकता में यह एक माइग्रेशन स्टोरी है, न कि कोई पैरानॉर्मल मिस्ट्री।